पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, व्हाट आर द मटेरियल्स विच एग्जिबिट इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इवन इन द एब्सेंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ऐसे कौन से मटेरियल हैं जो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन एग्जिबिट करते हैं, जो प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन की इलेक्ट्रिक फील्ड ना होने के बावजूद भी। तो ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? फेरो इलेक्ट्रिक। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गुड इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट मटेरियल शुड हैव ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट। तो गुड इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट मटेरियल के पास सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, कोई एक प्रॉपर्टी को छोड़ के। तो गुड इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट मटेरियल के पास हाई रेजिस्टिविटी नहीं होनी चाहिए, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस टू कोरोजन होना चाहिए, गुड थर्मल कंडक्टिविटी भी होनी चाहिए, पर हाई रेजिस्टिविटी ये एक्सेप्टेबल नहीं है इन केस ऑफ गुड इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which materials can be used up to a temperature of 130 डिग्री सेंटीग्रेड। तो माइका का इस्तेमाल अप टू 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एमोर्फस मटेरियल्स आर, तो एमोर्फस मटेरियल क्या होते हैं? तो एमोर्फस मटेरियल मींस इन विच देयर इज नो डिफाइनेट एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड एटॉम्स एग्जिबिट इन अ रैंडम पैटर्न जस्ट एज एन लिक्विड। तो एमोर्फस मटेरियल्स वो मटेरियल्स हैं जिनके पास कोई डेफिनेट एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं है और एटम्स उसमें एक रैंडम पैटर्न में अरेंज होते हैं, जैसे कि लिक्विड में होते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? एमोर्फस मटेरियल्स। क्या कहते हैं इन्हें? एमोर्फस मटेरियल्स। 45, ट्रांजिस्टर बाइसिंग इज प्रोवाइडेड बाय। अब ट्रांजिस्टर की बाइसिंग हम करते हैं वो किसके द्वारा होती है? बाइसिंग सर्किट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। A single phase fully controlled bridge converter supplies load drawing constant and ripple free load current if the triggering angle is 30 degree then the input power factor will be। ठीक है, अब इसमें देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन करनी होगी। अब इस कैलकुलेशन को करने के लिए हमें आ जाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज इसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि आरएमएस वैल्यू ऑफ हार्मोनिक करंट क्या है। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ हार्मोनिक करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ हार्मोनिक करंट, जिसका फॉर्मूला हम लिखते हैं 2√2I0 अपॉन n पाई। ठीक है, आउटपुट करंट की वैल्यू क्या होगी? यहां पे आउटपुट करंट की वैल्यू होगी I0। ठीक है, अब करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर क्या होता है? करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर CDF इज इक्वल टू आरएमएस वैल्यू ऑफ हार्मोनिक करंट अपॉन आउटपुट करंट। तो यहां पे I0 कैंसिल हो जाएगा, 2√2 अपॉन पाई आपके पास बचेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां पे देखते हैं हम इसका नेक्स्ट क्या होने वाला है। अब हमें यहां पर डिस्प्लेसमेंट फैक्टर भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट फैक्टर जो है अपना, डिस्प्लेसमेंट फैक्टर होता है अपना cos अल्फा या फाई, आप जो एंगल लेना चाहें। ठीक है, इनपुट पावर फैक्टर की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? यहां पे आपका करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर इंटू डिस्प्लेसमेंट फैक्टर cos अल्फा, मतलब कि 2√2 अपॉन पाई इंटू cos अल्फा। अल्फा आपको 30 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.78। तो इसका जो आंसर है आपका ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल्ड ब्रिज रेक्टिफायर minimum output voltage and maximum output voltage are obtained at which conduction angle। ठीक है, सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर की बात की है, तो उसके लिए आउटपुट इक्वेशन का क्या फॉर्मूला होता है वो हम पहले यहां पर डिस्कस करते हैं। तो कोई भी सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल्ड ब्रिज रेक्टिफायर के लिए
आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला आपका होगा 2Vm अपॉन पाई इंटू कॉस ऑफ अल्फा। अब देखिए अल्फा की वैल्यू अगर आप 180 डिग्री करें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू अगर आप 0 करें तो क्या आएगा, 1 आएगा, cos 0 इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब इन दोनों चीजों से आप फाइंड आउट कर लेंगे V नॉट विल बी नेगेटिव एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, मतलब कि ये इसकी मिनिमम वैल्यू देगा यहां से, और V नॉट विल बी मैक्सिमम एट एन एंगल ऑफ 0। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, इसमें हमें किस वे में पूछा है कि मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज आर विच, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम किस पे होता है, तो मिनिमम किस पे होता है 180 पे, मैक्सिमम 0 पे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब MOSFET acts as an amplifier in its, तो MOSFET एम्पलीफायर की तरह कौन से रीजन में वर्क करता है, तो MOSFET एज एन एम्पलीफायर सैचुरेशन रीजन में काम करता है। ट्रायक्स आर यूजुअली ऑपरेटेड एट, ट्रायक्स जो होते हैं वो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे यूजुअली काम करते हैं, तो वो पावर फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, पावर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और ट्रायक्स का यूज जनरली हम किस काम के लिए करते हैं, वेव को कट ऑफ करने के लिए। कोई भी जैसे आपके घर में भी जो फैन रेगुलेटर है अगर इलेक्ट्रॉनिक वाला है तो उसमें ट्रायक का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब थोड़ा सा यहां डिस्कस करेंगे हम स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्या। स्केलर क्वांटिटी में आपका ओनली मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर क्वांटिटी में आपका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों आते हैं, ठीक है। ये फर्क होता है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। द मैग्नेटोस्टैटिक्स हाईली रिलायस ऑन विच प्रॉपर्टी, तो मैग्नेटोस्टैटिक्स हाईली रिलायस ऑन इंडक्टेंस, किस पे रिलाय करेगा, इंडक्टेंस पे रिलाय करेगा। अब वो कैसे, किसी भी आप कोई भी, इसमें किसकी बात की, मैग्नेटोस्टैटिक्स ऑन विच प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब इसमें आप एक चीज समझिए कि किसी भी मैग्नेटिज्म को किसी भी सरफेस पे स्प्रेड होने के लिए इंडक्टेंस की हेल्प लेनी होती है, ठीक है। इस वजह से ये इंडक्टेंस पे रिलाय करता है, बिकॉज इंडक्टेंस डिसाइड्स द बिहेवियर इन द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इंडक्टेंस जो होता है वही डिसाइड करता है मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर। अगर आपका किसी डिवाइस में या कोई भी सर्किट में इंडक्टेंस ज्यादा है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड पे वो डेफिनेटली इफेक्ट करेगा। अगर इंडक्टेंस कम है, बिकॉज इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी टू रजिस्ट एनी चेंज इन करंट, ठीक है। इंडक्टेंस की वजह से कोई भी करंट को में अगर चेंज होता है तो वो उसको रजिस्ट करता है, ठीक है। अब रजिस्ट करता है और करंट की वजह से अगर मैग्नेटिज्म आपको सर्किट में स्टैब्लिश करना है वहां पर इंडक्टेंस डेफिनेटली आपका एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ कंडक्टर इज, ठीक है, इन अ कंडक्टर, ये लॉरेंट्ज फोर्स होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। The correct sequence of increasing order of electrical resistivity of the given material, ठीक है। The current sequence of increasing order of electrical resistivity of the given material, तो ये सही आंसर है इसका। देखिए गोल्ड में सबसे कम रेजिस्टिविटी होती है, डॉप्ड जर्मेनियम में उससे ज्यादा, सिलिकॉन में ज्यादा, उसके बाद डायमंड, ठीक है। गोल्ड एक बहुत अच्छा कंडक्टर है,
इसके बाद जर्मेनियम आता है, उसके बाद सिलिकॉन। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, मतलब कि आधा करंट जाएगा आधा नहीं जाएगा, सेमीकंडक्टर है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये आपके डायमंड, डायमंड ये एक इंसुलेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if poles of the systems are lying on the imaginary axis in S plane then the system will be marginally stable, marginally stable system होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बॉडी प्लॉट इज एप्लीकेबल फॉर, तो ये मिनिमम फेज नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नॉन टचिंग लूप्स आर सेड टू बी नॉन टचिंग इफ। अब नॉन टचिंग लूप्स को नॉन टचिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि अब देखिए, दे डू नॉट पास एनी कॉमन नोड और दे डू नॉट पास एनी कॉमन लूप, इन दोनों में काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। अब हमेशा जब भी नॉन टचिंग लूप की बात आएगी तो कॉमन नोड आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। दे डू नॉट पास एनी कॉमन नोड, नॉट लूप, लूप से कभी नहीं। जब भी कभी हम किसी भी देखिए, कोई भी अगर आपका फंक्शन है, कोई भी सिस्टम है, तो इसमें देखिए अगर इस तरह का कुछ आ रहा है सिंगल लाइन डायग्राम, ठीक है, मान लिया ये एक सिंगल लाइन है और यहाँ पे 1/s ये आपका हो गया CS RS और यहां से 1, यहां से 1, ठीक है। अब देखिए ये लूप्स हैं, ये तो एक दूसरे को टच कर रही हैं, तो कहाँ टच कर रही हैं? कॉमन नोड पे। ये लूप और ये लूप, कोई भी लूप एक दूसरे को नोड पर ही टच कर सकती हैं, तो ठीक है, नॉन टचिंग लूप्स हैं तो वो एक दूसरे को नोड के थ्रू ही टच करेंगी। अगर यहां पर एक लूप यहां में बना दूं तो ये और ये, मतलब कि ये अगर x है तो ये y है, तो ये दोनों नॉन टचिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैम्पिंग इन अ कंट्रोल सिस्टम इज अ फंक्शन ऑफ, डैम्पिंग इन अ कंट्रोल सिस्टम इज फंक्शन ऑफ 1/√ऑफ गेन, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द डिसएडवांटेज ऑफ लो ऑयल सर्किट ब्रेकर ओवर बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर इज, ठीक है, तो इसके अंदर देयर इज अ डिफिकल्टी इन रिमूविंग गैस फ्रॉम अ कॉन्टेक्ट स्पेस इन टाइम, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइटनिंग अरेस्टर कनेक्टेड इन अ पावर सिस्टम प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फ्रॉम, तो ये डायरेक्ट स्ट्रोक ऑफ लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर कैसा होता है? लाइटनिंग अरेस्टर आप देखें, कोई भी सिस्टम में लाइटनिंग अरेस्टर आप सिंपली आपके घरों की छतों पे जो सोलर पैनल्स लगी होती हैं, अगर आप वहां ध्यान से देखें तो यहां पर एक छोटी सी डंडी दी होती है, कोने पे एक डंडी होती है, ठीक है, ये क्या है? लाइटनिंग अरेस्टर। इसका पूरा नाम ही अगर आप समझे तो लाइटनिंग को अरेस्ट करने वाला, अरेस्ट मतलब इसे अपने कंट्रोल में लेने वाला, इसे अरेस्ट करने वाला, रोकने वाला, ठीक है। तो ये लाइटनिंग अरेस्टर का काम होता है टू डायरेक्ट स्ट्रोक ऑफ लाइटनिंग, जो भी लाइटनिंग डायरेक्ट स्ट्रोक ऑफ लाइटनिंग हो रही है उसे ये रोक लेगा या फिर उसे पकड़ के अपने अरेस्ट कर लेगा। रेजिस्टेंस स्विचिंग इज नॉर्मली रिसोर्टेड इन केस ऑफ एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर इज द करेक्ट आंसर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, परमानेंट मैग्नेट शुड हैव हाई कोइरेसिविटी, ठीक है, हाई कोइरेसिविटी। परमानेंट मैग्नेट की क्या होती है? हाई कोइरेसिविटी, ठीक है। कोइरेसिविटी क्या होती है? अगर हाई कोइरेसिविटी है तो क्या होगा? उसका जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है वो जल्दी खत्म नहीं होगा, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जल्दी खत्म नहीं होगा, लॉन्ग टर्म तक वो मैग्नेट बना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैग्नेट इज केप्ट इन एयर सराउंडेड बाय एन आयरन रिंग, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द मैग्नेट विल बी, तो ये क्राउडेड इन द रिंग, इसका सही आंसर आएगा क्राउडेड इन द रिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस डू नॉट फॉर्म अ मैक्सवेल्स इक्वेशन? प्लैंक्स लॉ ये मैक्सवेल इक्वेशन को फॉलो नहीं करता। गिलबर्ट इज ए यूनिट ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
In a lossy dielectric material, the ratio of conduction current density to placement current density is given as. तो इसका जो इक्वेशन होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर इसका क्या मतलब है, ये कंडक्टिविटी ऑफ मीडियम है। या ओमेगा का क्या मतलब है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई। इसका क्या मतलब है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन बोथ द इनपुट्स ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप्स ऑफ साइकिल, व्हेन बोथ आर द इनपुट्स ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप साइकिल द आउटपुट विल टॉगल। जेके फ्लिप फ्लॉप के इक्वेशंस आप देख लेना, कब एक इनपुट हाई है कब दूसरा लो है। यहां पर दोनों इनपुट्स हाई की बात कर रहा है, बोथ आर द इनपुट्स ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। तो इस केस में आउटपुट क्या करेगा, टॉगल करेगा। एक टाइम 1 होगा और उसके दूसरे टाइम सेम कंडीशन के लिए 0 हो जाएगा, फिर वो नेक्स्ट सेम कंडीशन सेम सिचुएशन में 1 हो जाएगा, फिर 0 होगा। इस कंडीशन को हम टॉगल कहते हैं। 67, a single stage amplifier employing one active device powered by 9 volt battery which has a current drain of 20 if the load voltage 3 volt determined eta that is efficiency actually। तो efficiency कैसे फाइंड आउट करोगे, आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, पी नॉट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, आउटपुट की वैल्यू यहां पर दी हुई है 12.3। ठीक है, और इनपुट क्या है आपका 20.9, 12.3 आउटपुट, इनपुट आपका मतलब 180 वॉट का इनपुट है और आपका माफ कीजिएगा 36 वॉट का आपका आउटपुट है। तो यहां पर आप इसे निकालेंगे 36 अपॉन 180 इंटू 100, सो दैट इज 20%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 20%। A differential amplifier has a differential gain of 20,000 and CMRR is 80 dB. Then the common mode gain is given by। देखिए चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। CMRR का जो इक्वेशन है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इज 20 log AD अपॉन AC, where AD is differential gain and AC is यही तो पूछा है हमको, कॉमन मोड गेन, कॉमन मोड गेन। तो यहां पर आप देखें 20 log AD की वैल्यू आपको यहां पर दी हुई है, कितनी है 20,000 अपॉन AC। तो AC आपका यहां पर क्या हो जाएगा, AC आप देखें तो यहां पर AC की वैल्यू आपको सॉल्व करने के बाद 2 मिलेगी। कितनी मिलेगी, 2। इन कम्युनिकेशन सिस्टम नॉइस इज मोस्ट लाइकली टू अफेक्ट द सिग्नल। ठीक है, इन द चैनल, इसका सही आंसर होगा इन द चैनल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ FM ओवर AM। ठीक है, इसके अंदर लार्ज बैंडविड्थ रिक्वायर्ड होती है FM में। ठीक है, AM में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है और इसके अंदर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करने के लिए हमें बैंडविड्थ की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। फॉर अ ब्लॉक डायग्राम शोन इन फिगर द ट्रांसफर फंक्शन CS अपॉन RS इज इक्वल टू। अब देखिए इसे हम सॉल्व करने के लिए पहले सिंगल लाइन डायग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसे हम सिंगल लाइन डायग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका सिंगल लाइन में 2 लूप्स यहां बन रही हैं। ये 3 नोड हो गए आपके पास, एक यहां आ गया, यहां से यहां और यहां से यहां। ठीक है, ये आपका RS, ये आपका CS। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आई थिंक हमने CS की जगह RS की जगह CS कर दिया था, उसे आप इग्नोर करना। ठीक है, आप यहां पर RS लेंगे इनपुट में और आउटपुट में आप CS लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1/S यहाँ पे 1 1। ठीक है, तो अब देखिए इसका ट्रांसफर फंक्शन कैसे होगा। अब देखिए पहला पाथ आपको ये मिल रहा है, तो ये 1/S स्क्वायर प्लस दूसरा पाथ आपका यहां से यहां गया, तो ये 1/S प्लस तीसरा पाथ यहां से यहां गया,
यहां से यहां गया 1, तो इसका हो गया एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द नंबर ऑफ रूट्स एस क्यूब प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7s प्लस 3 इक्वल टू 0 इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन इज। ठीक है, अभी हमको पूछा है इसमें कि इसमें नंबर ऑफ रूट्स इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन कितने होंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। इस सॉल्व करने के लिए हम यहां पर ले लेते हैं टेबल एस क्यूब एस स्क्वायर एस रेज टू 1 एस रेज टू 0। अब एस क्यूब के हमारे पास देखिए एस क्यूब के लिए हम यहाँ पे 1 एंड 7 रखेंगे, एस स्क्वायर के लिए 5 एंड 3 रखेंगे। ठीक है, तो एस क्यूब के लिए 1 एंड 7 5 एंड 3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, अपॉन में ये रख दो, तो 6.4 आएगा, 0 आएगा। ठीक है, और यहां पर जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर हमारे पास 3 आ जाएगा। तो वहां पर एक चीज नोटिस कीजिए, कोई साइन चेंज नहीं है, नो साइन चेंज। ठीक है, तो राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन आपके पास कितने रहेंगे, नंबर ऑफ पोल्स नंबर ऑफ रूट्स कितने रहेंगे 0। तो लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन कितने हो जाएंगे, टोटल रूट्स में से राइट के माइनस कर लेंगे। ठीक है, लेफ्ट के लिए आपके पास टोटल रूट्स है अपने पास 3 और राइट में से माइनस किए तो आपके लेफ्ट में 3 होंगे। अब देखिए इसका जो सही आंसर है वो 3 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गेन ऑफ द ओपन लूप सिस्टम इज डबल, द गेन मार्जिन इज। अगर किसी सिस्टम ओपन लूप सिस्टम का गेन अगर डबल हो जाता है तो गेन मार्जिन आपका क्या होता है उसमें, उस केस में। तो पहले तो गेन मार्जिन का जो इक्वेशन है वो हम देखते हैं। गेन मार्जिन इज इक्वल टू 1 अपॉन गेन। आप गेन को डबल कर दो तो ये हाफ हो गया। ठीक है, गेन मार्जिन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मतलब कि आधा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इक्वेटिंग द डिनोमिनेटर ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन टू 0 वी गेट पोल्स। पोल्स इज द करेक्ट आंसर। अ जनरेटर बस डिफाइंड क्वांटिटीज आर। तो जनरेटर बस पे कौन कौन सी क्वांटिटीज हम डिफाइंड होती है, पीजी एंड वीजी। जनरेटर बस पे कौन सी क्वांटिटीज डिफाइंड होती है, पीजी एंड वीजी। ठीक है, पावर एंड वोल्टेज। ठीक है, पीक्यूए डिफाइंड होता है आपका लोड बस पे, इस पे होता है लोड बस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रल ग्राउंडिंग प्रोवाइड सेफ्टी फ्रॉम। तो न्यूट्रल ग्राउंडिंग किससे प्रोवाइड करता है, सर्ज वोल्टेज एंड आर्किंग ग्राउंड and over voltage due to lightning discharge. Both surge voltage and arcing ground and over voltage due to lightning discharge. ये न्यूट्रल ग्राउंडिंग इनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रॉट प्रोड्यूस बाय द चिमनी इज नेचुरल ड्रॉट। कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी नेचुरल ड्रॉट। द डिजाइन ऑफ इंसुलेशन ऑफ द मॉडर्न EHV लाइन इज, the design of insulation of modern EHV line is based on switching voltage. इस पे बेस्ड करता है switching voltage। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। A 6-pole 50 Hz single phase induction motor runs at a speed of 900 rpm. The frequency of currents in the cage rotor will be। तो इसके लिए हम पहले स्लिप फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें क्या हमें दिया गया, 6 पोल की मोटर है, 900 आरपीएम पर घूम रही है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट्स इन केज रोटर। ठीक है, तो पहले स्लिप फाइंड आउट करेंगे। स्लिप का फॉर्मूला क्या है, ns माइनस n अपॉन ns। सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी यहां पर क्या होगी आपकी, ns इक्वल टू 120 f अपॉन p। इसका मतलब 1000 आरपीएम। आपको स्पीड कितनी दी गई है, 900 आरपीएम अपॉन 1000। ये आपका हो जाएगा 0.1, स्लिप की वैल्यू 0.1। अब देखिए रोटर फ्रीक्वेंसी दो तरह से होंगी यहाँ पर, एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड। फॉरवर्ड में तो SF आप लगा दोगे, SF मतलब स्लिप फ्रीक्वेंसी जो रोटर की होगी, स्लिप करंट की फ्रीक्वेंसी 0.1 इंटू आपको कितनी दी गई है यहाँ पर, 0.1 इंटू 50 हर्ट्ज। ठीक है, 50 है तो 5 हर्ट्ज ये हो गई,
अब बैकवर्ड के लिए क्या होगा, 2 माइनस एस इंटू एफ, ये आप कैलकुलेट कर लेना, 95 हर्ट्ज मिलेगी आपको। तो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। A single phase motor draws 5 ampere from 120 volt 60 hertz line. The power factor of the motor is 65%. Calculate the active power absorbed by the motor. तो एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू VI cos ऑफ फाइव। V की वैल्यू यहां पर क्या है 120, I की वैल्यू यहां पर क्या है 5 एम्पियर, 120 इंटू 5 एम्पियर इंटू cos फाइव 0.65। इसे आप सॉल्व करना, आपको मिल जाएगा 390 वोट इज द करेक्ट आंसर। इसका जो आंसर होगा 390 वोट होगा। तो ये एक्टिव पावर के लिए, ठीक। रिएक्टिव पावर तो sin फाइव हो जाता है। इन अ 3 फेज इंडक्शन मोटर द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन टर्म्स ऑफ एयर गैप PAG, ठीक है। इसका आंसर होगा 1 माइनस एस इंटू PAG। एयर गैप पावर क्या होता है 1 माइनस एस इंटू PAG, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ डैम्पर वाइंडिंग इज यूज्ड इन द सिंक्रोनस मोटर फॉर eliminating hunting of the rotor. Option number C is the correct answer. Alternators are rated at kVA. Alternator की जो रेटिंग होती है वो किसमें होती है, kVA में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर को हम दूसरा क्या बुलाते हैं, रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर भी बोलते हैं इसे, रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। अल्टरनेटर मींस सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर भी हम इसे बुला सकते हैं। नहीं, माफ कीजिएगा, ये इसके लिए नहीं होगा, ये हम इंडक्शन मोटर के लिए कहते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया क्योंकि ये भी एसी मोटर है, वो भी एसी होती है, बट इंडक्शन मोटर को हम रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर भी बुलाते हैं, ठीक है। रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर भी बोलते हैं। अल्टरनेटर का पर्पज तो एक डीसी मोटर की तरह होता है। इसके केस में हम क्या करते हैं, जो वाइंडिंग होता है वहां पर मतलब कि डीसी में जो आपका आर्मेचर है वो ये यहाँ पर फील्ड हो जाता है, फील्ड होता है उसका, वो ये आर्मेचर बन जाता है, ठीक है। और इसे हम एसी सप्लाई दे सकते हैं, डीसी को भी, हालांकि हम डीसी के बाद अंदर कम्यूटेटर उसे एसी में ही कन्वर्ट करता है, बट इसे हम डायरेक्ट एसी से सप्लाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रू RMS वोल्टमीटर एम्प्लॉयज 2 थर्मोकपल्स इन ऑर्डर टू कैंसल आउट नॉन लीनियर इफेक्ट ऑफ फर्स्ट थर्मोकपल। यहां पर 2 थर्मोकपल क्यों होते हैं, टू कैंसल आउट नॉन लीनियर इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट थर्मोकपल। टेलीमेट्री अलाउज डेटा फ्लो इन सिंगल डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अ सेमीकंडक्टर हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, इसका नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। In an amplifier, the signal handling capacity will be high when the operating point is selected. इसका होगा in the middle of active region. Option number A is the correct answer. To neglect a voltage source, the terminal across the source are short circuited. क्या होते हैं, short circuited. No neglect a voltage source, the terminal across the voltage source are short circuited. अगर यहीं पर हमें करंट सोर्स की बात करें, देखिए वोल्टेज सोर्स, अगर आप सुपरपोजिशन थ्योरम भी आपने अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा, उसमें जब हम इसे इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम में, तो ये वोल्टेज सोर्स को हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। इसे नेग्लेक्ट करने के लिए शॉर्ट सर्किट। अगर यहाँ पर करंट सोर्स है, अगर आपके पास कोई करंट सोर्स है, ठीक है, तो करंट सोर्स का क्या होगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। The voltage at the two ends of the line are 132 kV and its reactance is 40 ohms. The capacity of the line is, the capacity of the line is, तो यहां पर पावर ट्रांसफर कैपेसिटी आपसे पूछ ली गई है। पावर ट्रांसफर कैपेसिटी का फॉर्मूला मैं बता देता हूं। पावर ट्रांसफर कैपेसिटी
इज इक्वल टू वी एस वी आर अपॉन एक्स। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 132 इंटू 10 होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एक्स की वैल्यू यहां पर आपको 40 दी हुई है। तो ये आपका जब आप सॉल्व करेंगे तो 435.6 आपको यहां पर आंसर मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। वी एस सप्लाई एंड वोल्टेज, वी आर रिसीविंग एंड वोल्टेज, ठीक है, दोनों सेम है, तो इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और यहां पर 40 एक्स की वैल्यू है। द वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस डिस्क ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर असेंबलीज, ये होगा मैक्सिमम फॉर यूनिट नियरेस्ट टू द टावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्किन इफेक्ट इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन। स्किन इफेक्ट से क्या होगा, आपकी लाइन का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। स्किन इफेक्ट एक्चुअली होती क्या है? सो स्किन इफेक्ट दैट मीन्स कि द टेंडेंसी ऑफ द करंट टू फ्लो थ्रू द सरफेस। द टेंडेंसी, अगर इस सर्किट ये अगर हम मान ले कोई कंडक्टर है तो इसकी सरफेस से जो है करंट ज्यादा फ्लो होने की ट्राई करता है, ना कि बीच से ट्राई नहीं करता, सरफेस से ज्यादा फ्लो होने की ट्राई करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, स्किन इफेक्ट। इससे क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, बिकॉज आपका जो है उसका एरिया कम हो जाता है, कंडक्टर का जो आपका वर्किंग एरिया वो कम होगा, तो वहां रेजिस्टेंस आपका उस वजह से बढ़ता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर इज जनरली कनेक्टेड इन स्टार टू डेल्टा, ठीक है, स्टार टू डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि डेल्टा टू स्टार में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि स्टार में जब आप कन्वर्ट करते हो 3 लाइनें हैं, 440 वोल्ट है, तो कोई भी एक लाइन से अगर आप न्यूट्रल कॉमन लेके इसे आराम से 220 में कन्वर्ट कर लेंगे, 220 230, ठीक है, सिंगल फेज में आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। चॉपर कन्वर्ट्स, चॉपर क्या कन्वर्ट करता है, डीसी टू डीसी। चॉपर डीसी टू डीसी कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 4 क्वाड्रेंट चॉपर कैन नॉट बी ऑपरेटेड एज साइक्लो कन्वर्टर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अ स्टेप डाउन चॉपर कैन बी यूज्ड इन ऑल ऑफ दीज। स्टेप डाउन चॉपर का इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में, मशीन टूल्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी यूज किया जा सकता है। टू मीट द हाई करंट डिमांड वी यूज SCRs। हाई करंट डिमांड के लिए हमेशा पैरेलल कनेक्शन, ये नॉट ओनली इन SCR बट ऑल्सो इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। जब आपकी हाई करंट डिमांड होती है तब आप पैरेलल कनेक्शन ही यूज करते हैं, ठीक है। आप देखिए जब हाई करंट डिमांड होगी तो जैसे मैं मान लेता हूं कुछ सोर्सेस ले लेता हूं, कुछ वोल्टेज सोर्सेस हैं, जैसे ये मान लिया V1 V2 V3। तो अगर ये तीनों सोर्स को पैरेलल में कनेक्ट करके मैं कोई एक पर्टिकुलर लोड सप्लाई करता हूं, तो यहां पर अगर इन तीनों सोर्सेस का वोल्टेज अगर 10 वोल्ट हम मानते हैं, ठीक है, तो 10 वोल्ट अगर हम यहां पर मान के चलते हैं तो इनका जो वोल्टेज होगा वो तो V1 प्लस V2 V3 नहीं होगा, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 हो जाएगा, मतलब कि ये 10 वोल्ट ही रहेगा, ठीक है, लोड का वोल्टेज 10 वोल्ट ही रहेगा, पर करंट जो होगा ना वो यहां पर समेशन हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। अब जो भी सोर्स जितना भी करंट सप्लाई करेगा वो टोटल यहां पर जाके लोड को मिलेगा। तो कभी भी किसी भी लोड को या कहीं भी कोई भी सर्किट में आपसे अगर पूछ लिया जाए कि आपको हाई करंट कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट है तो आपको पैरेलल कनेक्शन का इस्तेमाल करेंगे, और हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है तो सीरीज में, अगर कोई भी वोल्टेज सोर्स आप सीरीज में करें तो वो हाई वोल्टेज को बढ़ाने के लिए यहां पर V की वैल्यू क्या होगी, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगी, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन इंडिकेटेड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी नोन एज एब्सोल्यूट एरर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द फिगर shown below AC bridge which is balanced at 100 Hz, the quality factor of the coil will be। अब इस ब्रिज के लिए क्वालिटी फैक्टर हमको फाइंड आउट करना है। यहां पर अगर हम मान लेते हैं ये R1 है, ये आपका R4 है, ठीक है, और ये R2 है, ठीक है, और ये आपका L है, ये R है। तो पहले हम R की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। R की वैल्यू क्या होगी, R1 R4 अपॉन R2। अब वहां पे आप देखिए R1 1000 है, R4 300 है और R2 100 है। तो यहां से आप इसे फाइंड आउट करेंगे, 3000 आपका ओम आ जाएगा। R L की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, R1 इंटू R4 इंटू C2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0.1 माइक्रोफेराडे, ठीक है।
C2 की वैल्यू 0.1 माइक्रोफैराडे है, तो ये हो जाएगा आपका 1000 इंटू 300 इंटू 0.1 इंटू आपका C2 10⁻⁻⁶ हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। इसका जो आंसर आपको मिलेगा L के लिए वो मिलेगा 0.03 हेनरी। कितना होगा? 0.03 हेनरी। ठीक है, अब Q इक्वल टू R अपॉन ओमेगा L, ये क्वालिटी फैक्टर का इक्वेशन है। Q की वैल्यू है 3000, ओमेगा 2 पाई f 100 दिया हुआ है, L 0.03 आपको मिल गया। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो 159 आपको Q की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा 159। C इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following is a passive transducer? LVDT. LVDT is the passive transducer. The difference between measured value and the true value. अब आपने अगर नोटिस किया हो तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, यहां पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। The least expensive protection for the overcurrent in low voltage system is रिवायरेबल फ्यूज। पहले आपने देखा होगा हमारे घरों में ही मीटरों में रिवायरेबल फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें कभी भी फ्यूज जाने पर हम सिंपल से पतले तारों को उसमें कनेक्ट करके हम फ्यूज लगा देते थे। द रेट ऑफ द राइज ऑफ रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन, ये बोथ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। तो ये RRRV, रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज, VM अपॉन अंडर रूट ऑफ LC, इस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवर करंट प्रोटेक्शन इज जनरली नॉट प्रोवाइडेड फॉर अल्टरनेटर्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। द आर्किंग कॉन्टैक्ट्स इन अ सर्किट ब्रेकर आर मेड ऑफ, आर्किंग कॉन्टैक्ट्स इन अ सर्किट ब्रेकर आर मेड ऑफ, किसके बने होते हैं? कॉपर टंगस्टन अलॉय। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। The output frequency of an alternator depends upon number of poles and rotational speed. तो देखिए, अब इसके लिए अल्टरनेटर के लिए आपको पता होगा कि सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी जब हम फाइंड आउट करते हैं 120 f अपॉन p। फ्रीक्वेंसी अगर ओनली हम देखें तो ns इंटू p अपॉन 120। ये देखिए आप, ये n पर और p पर दोनों पर डिपेंड कर रही है। A transformer can have regulation closer to 0 for leading power factor। ये लीडिंग पावर फैक्टर के लिए इसकी रेगुलेशन 0 तक आ सकती है। द डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग इन अल्टरनेटर, तो ये क्या करती है? रिड्यूसेस हार्मोनिक्स फ्रॉम आर्मेचर EMF। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब जब अल्टरनेटर में हम डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या आपके एप्लीकेशन देती है? हार्मोनिक्स को रिड्यूस करती है आर्मेचर EMF में से। ठीक है, इफ द वोल्ट इज 2000 एम्पियर, रिले सेटिंग 50% CT रेशियो दिया हुआ है, द प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, इसके लिए हमें इसे सॉल्व करना होगा। PSM इक्वल टू फोल्ड करंट अपॉन करंट सेटिंग, फोल्ड करंट सेटिंग अपॉन CT रेशियो इंटू CT रेशियो। अब इसे आप देखें तो फोल्ड करंट आपको 2000 दिया हुआ है, करंट सेटिंग आपका 0.5 है, CT रेशियो 400 अपॉन 5। यहां पर आपको आंसर मिल जाएगा 10। तो PSM की वैल्यू यहां पर क्या होगी? 10। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फॉर एन RC ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस फंक्शन ZRC इज इक्वल टू, ZRC आपका क्या होगा? तो ZRC 0 इज greater than this one. Option number A is the correct answer. ZRC 0 is greater than ZRC infinity. ठीक है, next question, which of the following theorem can be applied to any network, linear or non-linear, active or passive, time variant or time invariant? तो Thelen-Jens theorem इसके लिए यूज किया जा सकता है। The unit of capacitance is coulombs per volt. Option number C is the correct answer. In pure resistance circuit, transients not available because they have no stored energy.
A ferrit core has less eddy current loss than an iron core because ferrits have high resistance. Option number B is the correct answer. High resistance. The relative permeability of paramagnetic material is slightly more than unity. Brass is combination of copper plus zinc. Brass is the combination of copper plus zinc. अगर हम बात करें ब्रोंज की तो ये कॉम्बिनेशन होता है कॉपर प्लस टिन. ठीक है. अगर हम बात करें जर्मेनियम की, कॉपर प्लस जिंक प्लस मेटल, कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल, ये इसका होता है कॉम्बिनेशन. सीरिंज ब्रिज कैन बी यूज टू मेजर कैपेसिटेंस एंड इट्स पावर फैक्टर. अब देखिए ब्रिजेस की बात हुई है तो वेन ब्रिज का इस्तेमाल कहां होता है? फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए. हेस ब्रिज का यूज कहां होता है? मीडियम वैल्यू ऑफ. हेस ब्रिज का यूज होता है इंडक्टेंस के लिए. A pointer of an instrument once deflected returns to its zero position when the current is removed due to controlling torque. Option number D is the correct answer. In the given figure, the potential difference between the points P and Q. अब देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर आप ध्यान से देख लीजिए, ये पॉइंट्स P पर और Q पर हम नोड एनालिसिस करेंगे, नोडल एनालिसिस. ठीक है. तो इस पर हम जब करेंगे तो Vp अपॉन 8 प्लस Vp माइनस 10 अपॉन 2, तो इसे हम लेंगे -2 इज इक्वल टू, क्योंकि करंट वहां उस नोड से बाहर जा रहा है, Vp अपॉन 8 प्लस Vp माइनस 10 अपॉन 2. यहां पर Vp की जो वैल्यू है आपको क्या मिल जाएगी? 4.8. ठीक है. सेम वे VQ आपका क्या होगा? VQ अपॉन 6 प्लस VQ माइनस 10 अपॉन, देखो VQ अपॉन 6 प्लस VQ माइनस 10 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2. तो यहां VQ की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? 10.8. क्या मिल जाएगी? 10.8. अब VP माइनस VQ आप निकाल लोगे यहां से, ये आपका हो जाएगा -6. क्या हो जाएगा? -6. तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ये हो जाएगा -6 वोल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द इलेक्ट्रिक नेटवर्क बिलो, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर सो दैट द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस इज 0. अब देखिए, अब ये जो करंट है आर के थ्रू बता रहे हैं कि 0 होना चाहिए. अब देखिए यहां पर ये 3 एम्पियर सेम डायरेक्शन, इसे 5 एम्पियर हम कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं हम. ठीक है. और ये 10 वोल्ट का सोर्स है, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम पहले देख लेते हैं. ये 10 वोल्ट है, यहां पर आपका ये 5 एम्पियर हो गया, और यहां पर ये आपका रेजिस्टेंस हो गया. अब यहां से जो करंट आ रहा है उसे मान लेते हैं I1. यहां जो करंट जा रहा है वो I, तो यहां से तो आपका 5 एम्पियर जा रहा है, तो 5 प्लस यहां पर आप KCL लगा दो इस नोड पे. ठीक है. 5 प्लस I1 इज इक्वल टू I. अब I को हमें करना है 0, तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -5. तो आपका R की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 अपॉन -5 इज इक्वल टू 2 ohms. अब ये माइनस आप हटा देंगे तो R इज इक्वल टू 2 ohm आपको मिल जाएगा. तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2 ohm. इसमें माइनस में तो दिया नहीं है, इसलिए 2 ohm इज द करेक्ट आंसर. द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ पैरेलल LRC सर्किट एट रेजोनेंस 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. तो दोस्तों ये तो था आज का ये वीडियो. इसमें हमने डिस्कस किए टोटल नंबर 80 नंबर्स ऑफ टेक्निकल क्वेश्चंस. अगर आपको कोई डाउट है, समस्या है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट्स में आप हमें बता सकते हैं. इसके अलावा हम टेलीग्राम, फेसबुक पर भी हमारा पेज है, एज वेल एज इंस्टा पर भी हम अवेलेबल हैं. वहां भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. इन सभी हमारे रेफरेंसेस की लिंक टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टा वाले की, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी. ठीक है. तो वहां से आप हमें अप्रोच कर सकते हैं. थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम.